Let's start a numerical related to the cooling load calculation. In this problem, we have provided with the data a storage cooler having 6 by 4 into 3.4 मीटर हाई. अब हमें उसकी डायमेंशन गिवन है. लेट्स से लेंथ उसकी है 6 मीटर, विड्थ है 4 मीटर और हाई कितना है 3.4 मीटर. इज इंसुलेटेड विद 100 ऑफ ग्लास फाइबर बोर्ड. जो मटेरियल यूज हुआ है इंसुलेशन के लिए डेट इज द ग्लास फाइबर बोर्ड और उसकी थिकनेस है 100 मिलीमीटर. ओवरऑल वॉल थिकनेस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 इट मीन्स अगर एक रूम है, लेट से मैं कहती हूँ ये मेरे पास रूम है, तो इसमें टोटल जो इंसुलेशन हुई है वो कितनी है, डेट इज 200 millimeter. The outside temperature is 30 डिग्री सेल्सियस एंड यूजेज इज एवरेज. टी आउटसाइड है हमारे पास 30 और उस स्टोरेज कूलर का जो यूजेज है वो एवरेज है. 1250 किलोग्राम्स ऑफ वेट मिक्स्ड वेजिटेबल. मैस ऑफ वेजिटेबल्स कितने, 1250 किलोग्राम्स. और वेजिटेबल्स की जो कंडीशन है वो वेट मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं. उनको हमने कूल डाउन किया है 25 डिग्री सेल्सियस तक और स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है. हमने कूलिंग लोड कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन 16 आवर्स पर डे ऑपरेटिंग टाइम फॉर द इक्विपमेंट. जो रनिंग टाइम है या जो ऑपरेटिंग टाइम है इक्विपमेंट का वो 24 घंटों में से 16 घंटे हम उसको यूज़ करते हैं. सो जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगा टू कैलकुलेट कूलिंग लोड, we have followed the same step. First, we will calculate all type of load, including wall gain load, air change load, product load, miscellaneous load. Then we will sum up all the loads, apply the safety factor. Then we will calculate the equipment capacity by using this running time over the 24 hours. So let's start with the first step. The first step is we have to calculate the wall gain load. To calculate the wall gain load, we know that it depends upon outside area मल्टीप्लाई बाय यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. अब ये जो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड एरिया. जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है डेट इज 6/4 इंटू 3.4. अच्छा, अब हमने जब एरिया कैलकुलेट करना है, लेट्स से वी हैव अ रूम लाइक दिस. अब इस रूम में जब मैंने इसका आउटसाइड एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे इस फ्लोर का एरिया और इस सीलिंग और फ्लोर जो सरफेस 1 है सरफेस 2 इसका एरिया चाहिए. देन मेरे पास एक ये सरफेस है, दिस इज सरफेस 3 और कोरिस्पॉन्डिंगली मेरे पास ये सरफेस है. इसी तरह एक बैक एंड पे दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6. अब ये देखिए हमारे पास ये टोटल 6 सर्फेसिस हैं. अब सरफेस 1 और 2 का एरिया सेम होगा, 3 और 4 का एरिया सेम होगा, इसी तरह 5 और 6 का एरिया जो है वो सेम होगा. सो वी कैन राइट, लेट्स से दिस इज डायमेंशन एच, दिस डायमेंशन इज डब्ल्यू एंड दिस डायमेंशन इज एल. जब हमने सरफेस 1 का एरिया कैलकुलेट करना है, दिस इज द सरफेस 1, तो ये डायमेंशन क्या आ जाएगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू विड्थ. सो एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम लेंथ इज 6 एंड विड्थ इज 4 प्लस जब हम इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इट इज हाइट इनटू विड्थ. 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 3.4, विड्थ इज 4 प्लस जब हम इस 5 और 6 सरफेस करें इट इज हाइट इनटू लेंथ. तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इट इज 3.4 इंटू लेंथ इज 6. तो हमारे पास जो आउटसाइड एरिया आ जाता है इट कम्स 116 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा टी. इट इज टी आउटसाइड माइनस टी स्टोरेज. आउटसाइड टेम्परेचर 30 है, स्टोरेज 5 है, तो डेल्टा टी मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 25. अच्छा, अब नेक्स्ट जब हमने कैलकुलेट करना है यू फैक्टर. यू फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टेबल 10/1 एंड टेबल 10/2. अच्छा, अब यू फैक्टर डिपेंड करता है इंसुलेशन के ऊपर. हम आते हैं टेबल 10/1 के ऊपर. इस टेबल के अंदर देखिए हमारे पास दो चीजें गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टेंस है. अगर कुछ मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, कुछ मटेरियल के अगेंस्ट उनकी थर्मल कंडक्टेंस गिवन है. अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें आगे टेबल 10/2 को यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द यू फैक्टर. जैसे यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या है, इंसुलेशन ग्लास फाइबर बोर्ड की है, उसकी हमें के वैल्यू गिवन है 0.036. के का यूनिट है वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, जबकि यू है हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन. तो हमारे पास अगर थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टेंस गिवन है, सी गिवन है, लाइक जैसे देखें 300 के लिए तो वो कोरिस्पॉन्डिंग टू द थिकनेस गिवन है. बट जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है उनकी हमारे पास थिकनेस के अगेंस्ट वैल्यू नहीं है, जनरल वैल्यूज हैं. सो वी हैव टू यूज द टेबल 10/2
अब टेबल 10/2 को अब देखें, हमारे पास के वैल्यू आ गई टेबल 10/1 से 0.036। टेबल 10/2 देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंसुलेशन की हमें थिकनेस कितनी गिवन है 100। अब के फैक्टर कहाँ पे लाइक कर रहा है, ये के फैक्टर है ऊपर, ये पूरे हमारे पास के फैक्टर गिवन है। हमारा के फैक्टर लाइक कर रहा है 0.035 और 0.040 में। तो इट मीन्स मुझे इंटरपोलेशन करनी होगी बिटवीन 0.035 एंड 0.040। अब के की वैल्यू, सॉरी यू की वैल्यू 100 mm एंड 0.035 के ऊपर कितने 0.308 और 100 mm एंड 0.04 के ऊपर यू की वैल्यू है 0.346। तो हमें यू की वैल्यू किसके ऊपर चाहिए, जब के 0.036 और इंसुलेशन की थिकनेस कितनी हो 100 mm हो। अच्छा, तो हम यहाँ से इसकी इंटरपोलेशन कर लेते हैं। लेट्स से आई राइट के, मेरे पास है के वैल्यूज एंड यू वैल्यूज। के वैल्यू जब 0.035 है तो यू की वैल्यू है 0.308। जब के वैल्यू मेरे पास 0.040 है तो यू वैल्यू है 0.346। और जब के वैल्यू 0.036 है तो यू वैल्यू जो है वो अननोन है। सो वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग सेम सिंपल इंटरपोलेशन फार्मूला y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1, y minus y1। अब यहाँ से हम इसको लेट्स में कहते हैं दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y, दिस इज x1, x2 एंड ये अननोन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, x y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.040 माइनस y1 0.035, x2 0.346, x1 है 0.305, x की वैल्यू क्या है अननोन है, x1 है 0.305 इंटू y माइनस y1, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.036 और y1 है 0.035। तो यहाँ से जो मेरे पास x की वैल्यू आती है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ u, और वो मेरे पास आ जाती है 0.3118 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। अब इस u वैल्यू को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू वैल्यू आई है 0.3118 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो Q यहाँ से आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 116 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.3118 एंड इट टर्न आउट टू Q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.899 किलोवाट, 899 किलोवाट और 899 वॉट। तो ये हमारे पास आ गया वॉल गेन लोड। अब वॉल गेन लोड के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड हमने कैलकुलेट करना है दैट इज द एयर चेंज लोड। अब एयर चेंज लोड क्यों होता है, ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। कोई सडन लीकेज हो सकता है, विंडो ओपन हो सकती है, या किसी भी टाइप के लीकेज की वजह से जो वार्म एयर, आउटसाइड वार्म एयर होती है, इट कैन कम्स इनसाइड द रूम एंड उसकी वजह से जो हीट ऐड होती है उसको हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन इनफिल्ट्रेशन रेट multiply by the enthalpy change। अब इन्फिल्ट्रेशन रेट हमें कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल यूज करते हैं डेट इज 10/7, और इंथैल्पी चेंज के लिए हमारे पास टेबल है टेबल 10/6A एंड टेबल 10/6B। सबसे पहले हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं टेबल 10/7। अब इस टेबल को रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीरियर वॉल्यूम चाहिए। अब इंटीरियर वॉल्यूम यहाँ से देखें, ये डिफरेंट हमारे पास रूम के वॉल्यूम गिवन है। हम सबसे पहले अपने रूम का इनसाइड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी इनसाइड, मेरे पास डायमेंशन है 6/4/3.4। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर एक ड्रॉ करूँ, मेरे पास वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मुझे क्या चाहिए, इनसाइड वॉल्यूम चाहिए। अब इनसाइड वॉल्यूम हमारे पास रूम के अंदर इंसुलेशन हुई हुई है 200 mm की। अब मुझे ये वाली लेंथ रिक्वायर्ड है, तो मुझे इस लेंथ में से, टोटल लेंथ में से ये 200 इंसुलेशन का माइनस करना पड़ेगा और ये 200। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 6 माइनस 200 400 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मिलीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ गई, विड्थ
4 है विड्थ, इसी तरह विड्थ में से भी इंसुलेशन माइनस करेंगे, 4 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय हाइट में से भी इंसुलेशन माइनस करेंगे, माइनस 3.4 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो जो इनसाइड वॉल्यूम आ जाता है यहाँ से इट विल बी 60.5 मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखिए इनसाइड वॉल्यूम जो है वो लाई कर रहा होगा 50 एंड 75 में, तो हमें कौन सी वैल्यूज देनी पड़ेगी, 7.5 एंड 9। अच्छा, अब ये वैल्यू हमने क्यों सिलेक्ट किया, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। अगर तो रूम का टेम्परेचर, स्टोरेज का जो टेम्परेचर है जहाँ पे हमने वो अबव जीरो है, तो उस केस में हमें ये वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर बिलो ज़ीरो है तो हमारे पास हमें ये वाली वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब रूम का वॉल्यूम 50 है तो इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है, 7.5, और जब 75 है तो इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है, 9। हमें किस पे चाहिए, 60.5 के ऊपर हमें इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो अननोन है। सेम वही फार्मूला जो हमने इंटरपोलेशन के लिए लास्ट टाइम यूज़ किया है, उसी फार्मूला को यूज़ करते हैं। y2 माइनस y1, लेट्स से आई कॉल दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस वैल्यू इज y, दिस इज x1, x2 एंड दिस इज x। तो यहाँ से मेरे पास जो इनफिल्ट्रेशन रेट आ जाता है डेट इज 8.13 लीटर्स पर सेकेंड। इनफिल्ट्रेशन रेट आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, किलो जॉल्स ऑफ लीटर रिमूव, डेल्टा एच हमें चाहिए। डेल्टा एच के लिए भी दो टेबल हैं, 10/6A एंड 10/6B। अगर तो रूम का टेम्परेचर अबव जीरो है तो उस केस में हम 6A टेबल यूज़ करेंगे, और अगर बिलो जीरो है स्टोरेज का टेम्परेचर तो उस केस में हम 6B यूज़ करेंगे। इस टेबल को रीड कैसे करना है, सबसे पहले आपको स्टोरेज टेम्परेचर देखना है। हमारा स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें इनलेट एयर का टेम्परेचर देखना है। इनलेट एयर का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 30। यहाँ पे डिफरेंट इनलेट एयर टेम्परेचर्स गिवन है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं। अगर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है तो वो वैल्यू यूज़ कर लें, और अगर वैल्यू नहीं गिवन तो हम 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज, 30 डिग्री सेल्सियस इनलेट, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर जो मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू वो क्या, 0.0536। तो डेल्टा एच यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.0536 किलो जॉल्स पर लीटर, क्योंकि हमारे पास इनफिल्ट्रेशन रेट किस में था, लीटर पर सेकेंड में। तो इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एयर चेंज लोड क्या आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी इक्वल टू 8.13 मल्टीप्लाई बाय 0.0536 0.43 किलोवाट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एयर चेंज लोड आ गया। एयर चेंज लोड आ जाएगा तो नेक्स्ट अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट लोड कैलकुलेट करना है। अब प्रोडक्ट लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, इट इज द प्रोडक्ट टेम्परेचर टी आउटसाइड माइनस टी प्रोडक्ट। हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, 30, और प्रोडक्ट का टेम्परेचर कितना गिवन है, 25। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, इट विल बी 5 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टी आ जाएगा तो स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने के लिए जो हमने टेबल यूज करना है दैट इज टेबल 10/9। दिस इज द टेबल 10/9। हमारे पास 10/8 10/9 ये डिफरेंट टेबल्स गिवन है, जहाँ से जैसे 10/8 जो है उसके अंदर मीट का डाटा गिवन है, 9 के अंदर वेजिटेबल्स का है, 11 के अंदर फ्रूट्स का डाटा होगा, 10 तो इस तरह हम इन टेबल्स को यूज़ करते हुए जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, वेजिटेबल वेट है, मिक्स वेजिटेबल है, तो यहाँ पे वेजिटेबल वेटेड मिक्स। ये देखें ये हमारे पास क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है। यहाँ से स्पेसिफिक हीट बिफोर फ्रीजिंग और आफ्टर फ्रीजिंग है, क्योंकि हम बिफोर फ्रीजिंग बात करें तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी, 3.77। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सी की वैल्यू आ गई, मैस है 1250, सी की वैल्यू है 3.77, प्रोडक्ट टेम्परेचर है 5 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आ जाती है, अच्छा क्योंकि अब हमने इसको किस में 24 सेकेंड्स में चेंज 3600, तो मेरे पास यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आ जाती है इस केस में डेट विल बी इक्वल टू 0.273 किलोवाट, 0. किलो पार। अच्छा अब फोर्थ में हमने क्या कैलकुलेट करना है, इन केस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हमने जो प्रोडक्ट का जो रेस्पिरेशन रेट है उसको भी कैलकुलेट करना होता है।
सो द रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन हीट हमें पता है किसकी इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय द रेस्पिरेशन रेट। अब रेस्पिरेशन रेट हम किस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल 10/12 के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रेस्पिरेशन रेट गिवन है। दिस इज द टेबल 10/12 रिएक्शन हीट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स के लिए गिवन है, ये वेजिटेबल्स के लिए डाटा गिवन है, और उनके अगेंस्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर उनकी रेस्पिरेशन हीट जो है वो मेंशन है। अगर आपके पास वैल्यू नोन ना हो तो आप इसमें से कोई भी एवरेज वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से आई हैव सेलेक्ट 0.097 एज अ रेफरेंस वैल्यू, so it will be equal to 1250 multiply by 0.097, it turns out जो respiration load आ जाता है 0.121 किलोवाट। अब हमारे पास सारे लोड्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर जो दो चेंजेस पॉसिबल हैं, अगर प्रोडक्ट लोड के अंदर चिलिंग का डाटा भी आपके पास इंक्लूड होता लाइक दिस, यहाँ पे देखिए हमारे पास चिलिंग डाटा जो है वो गिवन है। अगर वो कह देता है कि हमने प्रोडक्ट लोड के अंदर चिलिंग फैक्टर जो है उसको भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ से आप चिलिंग फैक्टर जो है, ये देखिए यहाँ पर रिएट फैक्टर है, ये 0.8, तो डिफरेंट वेजिटेबल्स का चिलिंग फैक्टर गिवन है। तो आपने क्या करना था, प्रोडक्ट लोड में 25/4 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना था, चिलिंग फैक्टर भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर ऑक्यूपेंसी गिवन होती या मोटर या लाइट्स का होता, तो उस केस में हमने मिसलेनियस लोड जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते थे। अच्छा, जब सब लोड्स आ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या, वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ द ऑल द लोड क्यू टी, टोटल लोड कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.899.43.899.43.273 प्लस 0.121, तो ये टोटल जो मेरे पास लोड आ जाता है समीशन के बाद, इट इज़ 1.723 किलोवाट। जब ये सारा लोड आ जाएगा, नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई द 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आ जाएगा 0.1723, तो जो टोटल लोड आ जाएगा इट विल बी 1.723 प्लस 0.1723, तो ये सम अप होके आ जाएगा 1.8953 किलोवाट। अब हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड कैपेसिटी किसकी इक्वल आती है, डेट इज इक्वल टू क्यू टी मल्टीप्लाई बाय 24 आवर डिवाइडेड बाय 16, तो 1.8953 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 16, तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी मेरे पास आ गई 2.84 किलोवाट। ये आ गया हमारे पास इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड कैपेसिटी। सो इन डायमेंशंस के लिए, इन कंडीशंस के लिए हमें इतने किलोवाट का जो है वो स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसी न्यूमेरिकल को हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म मेथड। शॉर्ट फॉर्म मेथड के अंदर क्या होना है, तो दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल गेन लोड। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, यूजेज लोड कैलकुलेट करना होता है। अब यूजेज लोड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर हमारे पास आता है यूजेज फैक्टर इंटीरियर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी। अब देखिए हमारे पास इंटीरियर वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वॉल गेन लोड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, अब यूजेज लोड में इंटीरियर वॉल्यूम भी है हमारे पास, डेल्टा टी भी हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, यूजेज फैक्टर चाहिए। अब यूजेज फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, टेबल लेट मी शो, टेबल 10/15। इस टेबल के अंदर देखें यूजेज सर्विस फैक्टर आपके पास गिवन है। लाइक अगर हमारे पास रूम का ये वॉल्यूम है, अगर एवरेज यूज़ है, हैवी यूज़ है या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ है। अब हमारे पास रूम का वॉल्यूम कितना है, टी वॉल्यूम 60.5 मीटर क्यूब, कहाँ लाइक कर रहा होगा 57 और 85 में। 57 के ऊपर हमारा जो यूजेज है वो एवरेज है, 57 के ऊपर जो है 0.65 और 85 के ऊपर है 0.58 है। तो यहाँ से इंटरपोलेशन करके जो मेरे पास यूजेज फैक्टर आता है वो आता है इसके कोरिस्पॉन्डिंगली 60.5 के लिए 0.642 मेरे पास इसका यूजेज फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यूजेज फैक्टर इंटीरियर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूजेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो लोड कितना आ गया 0.971 किलोवाट। अब हमने वॉल गेन लोड कैलकुलेट किया हुआ था 0.899, तो टोटल क्यू टी मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 0.971 प्लस 0.899, टोटल लोड कितना आ जाएगा 1.87। तो यहाँ से जो इक्विपमेंट की कैपेसिटी है डेट इज 2.81 किलोवाट। सो इन बाय यूजिंग any of the method we can easily calculate the cooling load for a different refrigerated space or the air conditioning space.